नंबर 27 बता रहे हैं। देखो 27वां में क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C हैं, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इतना। इतना मतलब यह B क्रॉस C, C क्रॉस A और A क्रॉस B प्लस में। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। क्या है? एक त्रिभुज ABC है। 27वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना। तो इसके तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखा है। ये वेक्टर A दे रखा है और ये वेक्टर B दे रखा है और ये वेक्टर C दे रखा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है। देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो सबको पता है कि दो भुजाओं का क्रॉस लेना है, ठीक है ना, और आगे 1/2 कर लेना है। तो अगर मैं AB वेक्टर निकालूं, क्या निकालूं? AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या आएगा? AB वेक्टर बराबर लिख सकता हूं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो AB वेक्टर बराबर आ जाएगा OB वेक्टर मतलब B का स्थिति सदिश। B का स्थिति सदिश कितना है और A का स्थिति सदिश कितना है? ये ना आएगा AB वेक्टर बराबर। चलो अब BC वेक्टर नहीं निकालेंगे, अगर AB निकाले हैं तो क्या निकालेंगे? AC वेक्टर। तो AC वेक्टर बराबर लिखेंगे OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो AC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? OC वेक्टर मतलब C का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश वेक्टर C और A का स्थिति सदिश वेक्टर A, ठीक है ना। अब अगर हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 मॉड ऑफ कोनो दूठे संलग्न भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने दोनों निकाल लिया AB और AC। AB आया है वेक्टर B माइनस वेक्टर क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर A, यही ना होगा? वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर A। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? फार्मूला ही बस लगाया हूँ। अब देखो ऊपर जो सिद्ध करना है उसमें B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, मतलब एकक वेक्टर के साथ क्रॉस लिया है, लिया है कि नहीं। और हम लोगों का दो वेक्टर का अंतर के साथ क्रॉस आया है, आया ना। तो अब गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका पता ही है सबको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ B क्रॉस C, है ना। पहले का दोनों के साथ बारी बारी करेंगे। तो B का C के साथ किया तो B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A, ठीक है। फिर A क्रॉस C और माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B क्रॉस। अब देखोगे उसमें सब प्लस में दिया है, इसको प्लस बनाने के लिए उलट देते हैं। पहले इसको दिया है, देखो C और A को, C क्रॉस A दिया है ना, माइनस A क्रॉस C है, इसको मैं उल्टे करके लिखूंगा, C को पहले A को बाद में, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस C क्रॉस A। और इसको भी उल्टा करेंगे तो प्लस A क्रॉस, और किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो इसका काम खत्म, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी थी, आराम से हो गया। हाँ हाँ।
28वां बोल रहा है सदिश गुणन विधि से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं। ठीक है ना, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं, ये हमको सदिश विधि से सिद्ध करना है। मतलब नहीं समझ में आया? देखो 28वां क्वेश्चन है, ये एक मैं त्रिभुज बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। इसमें हम लोग पुराना फार्मूला यूज करेंगे, ए बी सी। अगर मुझको माध्यिका खींचना है तो मैं ए के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लूंगा और इससे मिला दूंगा, है ना। उसी तरह बी से इसका मध्य बिंदु मिलाऊंगा और सी से इसका मध्य बिंदु मिलाऊंगा, तो तीनों एक जगह काट रही है कि नहीं? तीनों एक ही जगह काट रही है ना। मान लेते हैं बिंदु ओ पर काट रही है तीनों, तो यही बोला कि सिद्ध करो कि एक बिंदु पे काटती है, मतलब एक बिंदुगामी है, एक बिंदु पर काटती है माध्यिकाएं, उसका मतलब है। समझ में आई बात? क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? एक बिंदुगामी, मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं और इसका नाम एफ रख देते हैं। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि जो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो छोटका वाला एक, बड़का वाला, तो ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक, और ये है कौन एक, माइनस हो जाता है ना, होगा। अगर मैं इसका स्थिति सदिश निकालूं, इसके सहारे, इसके सहारे और इसके सहारे, तीनों से अगर एक का आ गया तो इसका मतलब एक का बिंदु है तीनों के लिए, है ना। एक का बिंदु पे काट रहे इसीलिए एक का आ रहा होगा। तो मैं अगर इसका सहारा, इसका सहारा और इसका सहारा लूंगा तो ये पता भी तो होने चाहिए हाँ का, तब बन सहारा ले पाओगे। तो अब देखो हमको ए बी सी का भी स्थिति सदिश नहीं पता है, तो जैसे इसमें दिया था ना, ए का स्थिति सदिश ए, बी का स्थिति सदिश बी और सी का स्थिति सदिश सी, हम लोग भी मान लेते हैं। ए का स्थिति सदिश वेक्टर है, बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी और सी का स्थिति सदिश। तो हमने क्या किया है, जो किया उसको लिखेंगे ना। तो माना ये तो उसी में का है, उसी में का है। माना बिंदु ए बी तथा सी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी है, ये मान लिया। तो अब सबको पता है कि बी और सी का मध्य बिंदु है डी। बी और सी का मध्य बिंदु क्या है? ए और सी का मध्य बिंदु है ई, ए और बी का मध्य बिंदु है एफ, है कि नहीं? तो अगर मैं डी का स्थिति सदिश निकालूं, डी का स्थिति सदिश, तो फार्मूला पीछे पढ़ाया गया था विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश निकालने का, बताया गया था कि नहीं? विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश का फार्मूला होता है, अनुपात रहता है उसमें ना, यम अनुपात यन, तो इसमें तो दोनों 1:1 ही है क्योंकि सेंटर में एकदम है। तो सिंपल इसके अगलिया बगलिया वाले वेक्टर भाग जोड़ के बटे 2, ठीक है ना। अगर बीच में कोई सदिश, कोई पॉइंट रहता है उसका स्थिति सदिश निकालना है और बगलिया वाला दोनों सदिश दिया, दोनों के जोड़ के बटे 2, फार्मूला बताया गया है। चलो तो b प्लस सी बटे क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे 2, इसका सदिश आया वेक्टर b प्लस वेक्टर c बटे 2। उसी तरह इसका आ जाएगा a प्लस सी बटे 2, आएगा कि नहीं? तो अगर मैं e का स्थिति सदिश निकालूं, तो क्या आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर c बटे 2, ये आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर c बटे 2। और उसी तरह यफ कितना आ जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे 2। यफ का जो स्थिति सदिश आया कितना आया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे 2, आ गया कि नहीं?
सबका स्थिति सदिश, जितने पॉइंट है सबका स्थिति सदिश आ चुका है। अब मैं AD के लिए, किसके लिए, AD के लिए O का स्थिति सदिश निकालूंगा, AD का सहारा लेके, फिर BE का सहारा लूंगा और CF का सहारा लूंगा। तीनों के कारण अगर स्थिति सदिश O का इक्का आया, इसका मतलब एक बिंदुगामी है तब बन इक्का आ रहा है कि नहीं, एक ही बिंदु है तीनों के लिए तब बन इक्का आ रहा है। तो वही काम करना है हमको अब निकालना है बिंदु O का स्थिति सदिश, किसके लिए, AD के लिए। AD के लिए बिंदु O का स्थिति सदिश, बिंदु O का स्थिति सदिश फार्मूला क्या होता है, A का स्थिति सदिश इंटू 2, नहीं दूसरा वाला अनुपात लेना है 1। देखो याद दिलाता हूँ तनिष्क तुम लोगों को, ऐसे एक लाइन थी, ये A था और ये B था, एक तीसरा पॉइंट C आके इसको M अनुपात N में, M1 अनुपात M2 में विभाजित कर दे रहा था, यही कर रहा था। तो C का जो स्थिति सदिश आता था वो आता था M1 OA वेक्टर प्लस M2 OB वेक्टर बटे M1 प्लस N आता था। तो M1 देखो यहाँ पे है, तो M1 B के साथ है ना, लेकिन इसके बगलिया में कौन आया, A का स्थिति सदिश, M1 से जौन दूसर के और यहाँ M2 के लगवा O का स्थिति सदिश। और जब M2 ले रहे हैं तो M1 के पास जो पॉइंट है उसका स्थिति सदिश लेना है। आई बात समझ में। तो अब देखो अगर मैं वेक्टर A लिया तो वेक्टर A के साथ तो 2 है, लेकिन हमको दूसरा वाला लेना पड़ेगा 1। तो वेक्टर 1 इंटू 1 आगे लिखते हैं, नहीं तो लगेगा क्रॉस ले रहे हैं, फिर 2 इंटू ये 2 वेक्टर B प्लस C बटे 1 प्लस M1 प्लस M2 होता है ना, ये 2 से 2 उड़ गया। तो O का स्थिति सदिश, O का स्थिति सदिश मैं कैसे दिखाऊं, B का दिखाना रहता है OB, O का O वेक्टर लिख देते हैं, यही लिख सकते हैं, रहने दो ऐसे ही रहने दो। बिंदु O का स्थिति सदिश बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटे 2 ये। तो AD के लिए O का स्थिति सदिश ये आया, ठीक है ना। अब किसके लिए निकाल लें, BE के लिए किसका स्थिति सदिश, O का स्थिति। कितना आएगा भैया ना, BE वेक्टर B लूंगा तो इसका अनुपात कौन लेना पड़ेगा, ये वाला, प्लस ये लूंगा वेक्टर A प्लस वेक्टर C बटे 2, तो अनुपात ये वाला लेना पड़ेगा इंटू 2, यही ना। तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 1 प्लस 3 रहेगा, तो ऊपर वो यह आया वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटे, जवन ये था वही ये भी आया कि नहीं, कवन 2, ये वाला कहाँ 2 रहेगा, ये अच्छा यहाँ 2 रहेगा। चलो B के लिए भी वही आया, एक और बचा है वो कैसे हम चेक कर लेते हैं, बड़ा मन नहीं कर रहा है चेक करने का, क्या आएगा वो है CF के लिए। O का स्थिति सदिश कहाँ, ये है ना, वेक्टर C इंटू 1 क्योंकि C के समान में आई वाला 1, फिर प्लस 2 क्योंकि ये वाला लेंगे, और वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटे 2 पूरे बटे 1 प्लस 2, ये 2 से 2 फिर कट गया, वही आ गया कि नहीं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C पूरे बटे 3 आया ना।
तो तीनों के लिए स्थिति सदिश सेम आया। इसका मतलब एक का जगह यहाँ अलग अलग नहीं काटा है। समझ में आई बात? तो लिख देंगे अतः माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं त्रिभुज की। ठीक है ना? त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? एक बिंदु गामी होती हैं। हो गया सिद्ध। कठिन लगा तनको? बस पीछे का याद रहेगा तो कुछ नहीं कठिन है, अगर पीछे का पढ़ के भूल जाओगे ना तो कुल कठिन लगेगा। इसको मिटा देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। कौन वाला? 29वां लग जाएगा, मैं जानता हूँ लग जाएगा ना। क्षेत्रफलवा निकालना है अपना, स्थिति सदिश निकाल के चेक कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, सिद्ध भी हो जाएगा। 30वां भी वही चीज़ है, क्षेत्रफल वाला ही, ये भी कर लोगे तुम लोग। ठीक है, ये तो सिद्ध करवाया ही गया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे सी इंटू बी डी। ठीक है, नहीं ये नहीं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं सिद्ध करवाया था। नहीं, समांतर चतुर्भुज की विधि से चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिद्ध करवाया था। 31वां बताता हूँ, बस काम खत्म। हाँ, 29वां त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है ना, बारी बारी दोनों क्षेत्रफल निकालना, देखना एक ठौरा आधा हो जाएगा अपने आप। वह जवन भी 2 बार आधा होगा ना, 1/4 हो जाएगा। करना 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहला ही से होता है ना, फार्मूला में 1/2 होता है कि नहीं? तो गुणा करोगे 1/2, आधा का फिर 4, 1/4 नहीं होगा। हाँ, वो दिनवा सिद्ध किए थे ना, वही करना है। 31वां क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में सदिश विधि से सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ABC में सदिश विधि से सिद्ध करना है। 31वां क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है, एक बार देख के बोलो, न तो बोलो जाने दो। साइन A बटे बराबर साइन B बटे B बराबर साइन C बटे, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। कौन सी विधि से? सदिश विधि से। ठीक है ना? तो चलो देखो प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है त्रिभुज में, किसमें? त्रिभुज में सदिश विधि लगाना है। तो सबको पता है कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं के सदिश का योग बराबर क्या होता है? 0। पीछे प्रूफ करवाया गया है। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर ऐसे, जैसे ये एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है, तो ये वेक्टर A होगा, ये वेक्टर B होगा और ये वेक्टर C होगा। और वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर क्या होता है? 0। ये चीज़ पहले का प्रूफ करवाया हुआ है। ठीक है ना? अब इसी के सहारे हमको उसको प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वेक्टर A का सदिश गुणन करने पर, क्या करने पर? सदिश गुणन करने पर करो। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, यही ना कर रहे हैं, प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A बराबर 0 वेक्टर क्रॉस वेक्टर A। यही ना आएगा? आएगा कि नहीं? किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A लिखा है कि नहीं? तो इसको ऐसे उतार लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, तो माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C हो जाएगा, होगा कि नहीं? और बराबर क्या हो जाएगा? अब माइनस वाले को उधर भेजो, तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर, समीकरण नंबर 1।
एक काम और कर लेते हैं, लास्ट में न करना पड़े, दोनों पक्षों का परिमाण ले लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या लेने पर, तो जब दोनों पक्षों का परिमाण लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर का परिमाण n होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर ये जो चीज़ दिया है इसको फिर लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बराबर, दोनों पक्षों में वेक्टर ए का सदिश गुणन किए थे, इस बार दोनों पक्षों में वेक्टर बी का कर लो। दोनों पक्षों में वेक्टर बी का सदिश गुणन करने पर करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बराबर 0 क्रॉस वेक्टर बी, है ना होगा। चलो ए क्रॉस बी ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर यहाँ देखो बी क्रॉस ए लिए है ना, उल्टा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, है ना होगा। कोष्टक लगा लिया करो जब माइनस आता है। फिर ये तो 0 हो गया, हुआ कि नहीं, और इसको ऐसा ही रहने देते हैं, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बराबर 0, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या लेने पर, दोनों पक्षों का परिमाण लेने पर। तो जब परिमाण लेंगे तो क्या आ जाएगा, जगह की कमी होने वाली है, परिमाण लेंगे तो मॉड में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर n आएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देख लो क्या हो रहा है। इसमें देखोगे ध्यान से तो बी क्रॉस ए इसके भी बराबर है और बी क्रॉस ए इसके भी बराबर है, मतलब बी क्रॉस ए दोनों उनके बराबर है कि नहीं। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस, यही ना है, दिख रहा है कि नहीं, लौक रहा है ना मजे का। तीनों का परिमाण बराबर है, परिमाण ही लेना है, इसका क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा। अब देखो बी और ए के बीच का कोण, देखो ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो बी क्रॉस ए, बी और ए के बीच का कोण क्या है, कोण सी। ए क्रॉस सी, ए और सी के बीच का कोण क्या है, बी, और सी क्रॉस बी जब निकालेंगे तो इनके बीच का कोण ए। तो इसको लिखेंगे बी ए साइन इनके बीच का कोण सी बराबर, इसको लिखेंगे ए सी के बीच का कोण, ए सी के बीच का कोण बी, तो साइन बी, ठीक है ना। फिर ये वाला बराबर सी बी, सी और बी के बीच का कोण ए, तो सी बी साइन, सब में ए बी सी से भाग करने पर, सब में ए बी सी से भाग करने पर, सभी पक्षों में, सब में लिख दिया, जान जाना सभी पक्षों में लिखा है, भाग करने पर। मैं हटा दूंगा सब कुछ ज़बरदस्ती, जगह बहुत है। देखो अब भाई इसको मिटाऊंगा तनकी और बन जाएगी, बन गई जगह। चलो ए बी सी में अगर इसमें तुम भाग दोगे ए बी सी से तो ए और बी कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। तो साइन सी बटे क्या बचेगा, साइन सी बटे, ठीक है ना, बराबर
ए सी कट जाएगा तो बी बचेगा, तो क्या आ गया साइन बी बटे छोटका बी। फिर सी बी कटेगा तो ए बचेगा, साइन ए बटे ए। देखे ना एकदम मुड़वे पे आके हट गया, कहाँ सी, ये ए ही रहेगा। सी कैसे दिख रहा है, यहाँ देख रही हो का, यहाँ ऊपर भी देखो सी है, दे समझ गई, आगे पीछे है, ठीक है। आया समझ में पूरा।